इसी को कहा जाता मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। अरे हो तो गया है, लेकिन कुछ बात इस पे करना चाह रहे तुम लोगों से। क्या इसमें खास खास बात थी बेटा? बंद करो, कॉपी बंद करो, ऐसे तो कोई बता देगा क्या क्या इसमें खास बात थी। तेज बोलो। नहीं, तुमसे नहीं पूछ रहे, इनसे। क्या क्या इसमें खास बात थी भारत शासन अधिनियम 1919 में? हाँ तेज बोल। जैसे देखो बेटा, इसमें क्या था, पहला चीज था कि इसमें द्वैत शासन प्रणाली भारत में इसकी शुरुआत हुई। द्वैत मतलब होता दोहरा शासन, जिनमें दो विषय रखा गया। एक था आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय वह विषय था जो उस समय वायसराय के अधीन था, और हस्तांतरित विषय वो था जो भारतीयों को सौंपा जाना था। बातचीत नहीं बेटा, एकदम नहीं बातचीत, क्योंकि आवाज कैमरे में जा रही है। तो हस्तांतरित विषय वो था जो भारतीयों को सौंपा जाता। तो यहां क्या हुआ, द्वैत शासन जो लगाया गया ये प्रांतों में लगाया गया। जो प्रेसिडेंसिया थी उसमें पहली बार द्वैत शासन लगाया गया। दूसरा इसमें व्यवस्था की गई, हमने कहा सिखों और ईसाइयों को, सिखों और ईसाइयों को भी आरक्षित क्षेत्र दिया गया, आरक्षित क्षेत्र प्रदान किया गया, जिससे सिख और ईसाई खड़े हो सकते थे चुनाव में खड़े हो सकते थे। तीसरी बात हमने क्या, हाँ, दो सदनी व्यवस्था। तीसरी बात, महिलाओं को पहली बार सीमित अधिकार मत का दिया गया, सीमित अधिकार। चौथी बात हमने कहा था, इसमें लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, और बाद में 1924 में लोक सेवा आयोग गठन करने के लिए कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी? ली कमीशन, जिसके सुझाव पर 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और इसमें प्रावधान क्या था, दो सदनी व्यवस्था की गई, दो सदन बनाए गए। कहां, प्रांतों में या केंद्र में? प्रांतों में दो सदन बनाए गए। इसमें जो सबसे बड़ी बात थी, क्या बेटा, रेलवे बजट की बात की गई थी। इसमें सबसे बड़ी बात थी, यह कहा गया था यह अधिनियम की बाद में समीक्षा होगी। 10 साल बाद, 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। इसीलिए आप जानते हैं 10 साल के पहले ही एक कमीशन गठन किया गया, जिसका नाम था साइमन कमीशन। जो साइमन कमीशन आप सुनते हैं, उसका उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना था। कारण क्या था, यह साइमन कमीशन 1927 में ही गठित कर दिया गया, जबकि अधिनियम 1919 में बना था, 1920 में लागू किया गया था। अब आपके दिमाग में क्यों हुआ है कि 2 साल पहले ही कमीशन क्यों बनाया गया, इसको भी जान लीजिए। कमीशन इसलिए बनाया गया, ब्रिटेन में चुनाव होना था, 1928 में चुनाव होना था। तो वहां की जो सरकार थी, 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए बनाया गया। अब इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जॉन साइमन, जो 7 सदस्यीय कमीशन था। इसमें कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। किसके सुझाव पर? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया। अब चूंकि जब कमीशन इसकी समीक्षा के लिए भारत आया,
तो भारतीयों का कहना था कि भाई हमें इसमें कोई भारतीय है, भारत में जो कानून बनाए जा रहे हैं उसमें किसी भारतीय को समीक्षा के लिए बुलाया नहीं जा रहा है। अब ये बढ़िया लागू हुआ या इसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो तो हम बता पाएंगे ना, हमारे ऊपर आपने लागू किया। इसीलिए जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा 1928 को बंबई पहुंचा तो इसको विरोध का सामना करना पड़ा। इसीलिए साइमन कमीशन का एक नाम और है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। जब साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ तो वहां के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड बेकरहेंड, ब्रिटेन के। उन्होंने भारतीयों को चैलेंज कर दिया, कहा एक हमारे कानून का विरोध करते हैं, हम साइमन कमीशन समीक्षा ले भेजे तो आप एक संविधान बनाकर हमको दिखाएं। चैलेंज कर दिया ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड बेकरहेंड कि आप लोग एक जो है संविधान का प्रारूप बनाकर दिखाएं। तो सारी पार्टियों ने मिलकर एक कमेटी गठित किया जिसका नाम था मोतीलाल नेहरू कमेटी। नाम सुना होगा, मोतीलाल नेहरू कमेटी। ये 1928 में गठित की गई। सारे पार्टियां, जितनी भी पार्टियां भारत में थी उस समय, कांग्रेस थी, जो ये जनसंघ या जो भी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, ये सब पार्टियों ने मिलकर एक कमेटी बनी जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। संविधान बनाने का भारत में पहला प्रयास इसी को माना जाता है। लेकिन जब ये बन के तैयार हुआ तो मुस्लिम लीग वगैरह ने इसका विरोध कर दिया, कहा एक कमेटी में रिपोर्ट मुसलमानों के लिए अलग कोई बात नहीं की गई है। तो ये रिपोर्ट कभी प्रकाशित ही नहीं हुई, प्रकाशित मतलब लागू ही नहीं हुई। कि पहला प्रयास माना जाता भारत में संविधान बनाने का। रिपोर्ट देता है कि आजादी के पहले भारत में संविधान बनाने का प्रयास किस कमेटी के द्वारा किया गया था, उसका नाम था मोतीलाल नेहरू कमेटी। ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। अब घटना क्या होती है, जब एक साइमन कमीशन का विरोध हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलन बनाई। 3 राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन बुलाती है, गोलमेज सम्मेलन बुलाती है लंदन में। लंदन में वहां के राजा जॉर्ज पंचम ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया। उद्देश्य था कि जो अगला अधिनियम आना है, 1935 का नियम आया है, उसमें भारतीय नेताओं से बातचीत की जाए। सभी पार्टी के नेताओं को लंदन में बुलाया गया। सारी पार्टियों को 3 जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहे थे उसमें बुलाया गया कि आप लोग आइए और वहां के राजा से बातचीत करिए। बातचीत करने के बाद अगला अधिनियम आएगा। तो कांग्रेस ने तुरंत मना कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि हम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। पहला ही गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 1930 में, इसका जो है कांग्रेस ने विरोध किया। पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है, इसमें अंबेडकर गए थे। अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले व्यक्ति थे। क्योंकि उस समय क्या था, महात्मा गांधी भारत में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे। तो कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में जाने से मना कर दिया, कहा हम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। सारी पार्टियां, जैसे मुस्लिम लीग को बुलाया गया था, दलित पार्टी को बुलाया गया था, सारी पार्टियों को बुलाया गया था ब्रिटेन के राजा के द्वारा कि हम आपसे अगले जो संवैधानिक सुधार के लिए अधिनियम लाने वाले हैं उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब हुआ शुरू, तो उसके पहले गांधी और इरविन के बीच उसमें वायसराय थे। दोनों में समझौता हुआ जिसको कहते गांधी इरविन समझौता। इस समझौते की खास बात यह थी कि गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन 1931 में 5 मार्च के समझौते के बाद स्थगित कर दिया और लंदन जाने का फैसला किया। कांग्रेस ने गांधी को चुना, कहा आप जाइए
और कांग्रेस की मांगों को वहां के ब्रिटिश सरकार के सामने रखेगा। गांधी जी यहां से वहां लंदन जाते हैं 1931 में। उनके दो सहयोगी उनके साथ और लोग थे। कौन कौन थे बेटा? के साथ और गए थे कांग्रेस के। अरे अंबेडकर कांग्रेस थोड़े थे। कौन दो लोग गांधी के साथ गए थे? एक थे मदन मोहन मालवीय और दूसरी थी सरोजिनी नायडू। ये दोनों लोग गांधी के साथ गए थे। जब ये बैठक दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में शुरू हुआ सेंट जेम्स पैलेस में, तो वहां का राजा जॉर्ज पंचम अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने गांधी से पूछा, एक प्रश्न रखा कि भाई हमारे पुत्र गए थे भारत घूमने। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। उस समय महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे। उनको बंबई में काले झंडे दिखाए गए। तो गांधी से पूछा जॉर्ज पंचम ने, जो वहां के राजा थे, कि आपने हमारे पुत्र का विरोध क्यों किया आपकी कांग्रेस ने? तो गांधी का बहुत बड़ा अच्छा जवाब था। उन्होंने कहा, मैंने आपके पुत्र का विरोध नहीं किया। उस समय ब्रिटिश राजशाही के प्रतिनिधि के रूप में भारत को घूमने आए थे। हमने उस राजशाही का विरोध किया, आपके पुत्र का विरोध नहीं किया था। गांधी उसमें धोती पहन के गए थे, आधी धोती। जॉर्ज पंचम को बड़ा बुरा लगा, आप आधी धोती पहन कर आए हैं। तो गांधी का कहना था, हमारे लोगों के वस्त्र को तो आपने छीन लिया, आपकी सरकार ने छीन लिया। जिस देश में कभी हथकरघा उद्योग बहुत लोकप्रिय था, हम लोग इंग्लैंड को सूती वस्त्र बेचते थे, आपने वहां सूती वस्त्र को खत्म कर दिया। हमारे लोग भूखमरी कंगाली जीवन में व्यतीत हैं। उन्हीं का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम आए हैं, आपके सामने बातचीत करने आए हैं। तो मैं क्या सूट पहन के आऊंगा? जिस देश के कपड़े को, भोजन को आपने छीन लिया, उस देश का मैं प्रतिनिधि बन के भारत आया, यहां आया हूं लंदन में। गांधी जी ने जितना सुझाव दिया, जॉर्ज पंचम ने उसको नकार दिया। जबकि मुस्लिम लीग की बातों को, अंबेडकर की बातों को उस समय की सरकार ने गोलमेज सम्मेलन में तरजीह दिया, लेकिन गांधी की बातों को तरजीह नहीं दिया। तो यह सम्मेलन 3 बार होता है। 1930 में होता है, 1931 में होता है, 1932 में होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले अंबेडकर थे। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी को भेजा था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना, इकबाल और अंबेडकर सब सभी थे। इसी गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था भारत शासन अधिनियम 1935। याद रखिएगा, जो बात होती है, इसी जो गोलमेज सम्मेलन था, इसके बाद एक्ट आता अधिनियम, वो था भारत शासन अधिनियम 1935 था। वो देता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 किसका परिणाम था? यही जो 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 में होते हैं, जिस पर बात होती है, चर्चा होती है, इसी को भारत शासन अधिनियम 1935 में लाया जाता है। मैंने इसीलिए लिखा, ये जो बात आपको लिखा कि 1919 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम में कहा गया था कि 10 साल बाद लागू होने के बाद इसकी जांच के लिए एक आयोग जाएगा और देखेगा कि इस अधिनियम में जो भी कानून थे, कितना हमने लक्ष्य को प्राप्त किया। क्योंकि वहां चुनाव होना था 1928 में, इसलिए 1 साल पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। लेकिन इसमें चूंकि कोई भारतीय नहीं शामिल था, इसलिए जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो इसका काले झंडे से स्वागत हुआ। और ये बंबई पहुंचा था तो उस समय एक नारा लगा, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। समझ में आई कुछ बात? चलिए अगले अधिनियम पे आते हैं। देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935।
देखिए, इसमें पहला प्रावधान था प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। इसका अर्थ समझते हैं? नहीं समझते, कोई बात नहीं, नहीं समझते तो अच्छी बात नहीं। प्रांतीय स्वतंत्रता मतलब ये था प्रांतों का भारत में गठन शुरू हो गया। 11 प्रांत भारत में बनाए गए। रिपोर्ट देता है किस अधिनियम के द्वारा भारत में 11 प्रांत बनाए गए थे? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। तो भारत में तमाम प्रेसिडेंसियां जो थी इनको प्रांत के रूप में घोषित कर दिया गया। जो आपका उत्तर प्रदेश था ये भी 1935 के अधिनियम के द्वारा ही इसको संयुक्त प्रांत के नाम से 1937 में गठन किया गया। 1937 में जो उत्तर प्रदेश है वो संयुक्त प्रांत के नाम से गठन हुआ था। 1937 में जब चुनाव हुआ तो पहले मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता तो उसे प्रधानमंत्री कहा जाता। गोविंद बल्लभ पंत पहले प्रधानमंत्री बनते उत्तर प्रदेश के, संयुक्त प्रांत के। तो पहला था प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है। दूसरा था इसमें राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त करके, राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया। समाप्त। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। लागू। मैंने बताया था कि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। अब क्या हुआ? 1935 के अधिनियम में राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ठीक है। अगला है इसी अधिनियम में जो वर्तमान में म्यांमार है, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, आजादी देने का प्रावधान था। देने का प्रावधान। पूछा जाता है किस अधिनियम के द्वारा म्यांमार या बर्मा को भारत से आजादी प्रदान की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। याद रखिएगा। लेकिन ये आजादी 1937 में दी गई। याद रखिएगा जब भी पूछेगा कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा म्यांमार भारत में कब शामिल हुआ था? कोई बता सकता है इसमें से? नहीं, कोई इसमें वीर नहीं है। म्यांमार 1885 में भारत में शामिल कर दिया गया था। एक युद्ध हुआ था म्यांमार से, म्यांमार को भारत में शामिल कर लिया गया था और म्यांमार को आजादी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में दी गई थी। समझ बात आई? इसी अधिनियम के अंतर्गत चौथा प्रावधान था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। इसमें था कि आरबीआई एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाएगी। तो पूछ देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो बताएगा भारत शासन अधिनियम 1935। इसलिए आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। चौथी बात थी, पांचवी, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय क्या होता है जी? संघीय शब्द का मतलब होता है फेडरल।
जैसे पूरे भारत के लिए एक न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया गया तो उसको कहा गया संघीय न्यायालय। ध्यान रखना। छठा इसमें प्रावधान था, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। स्थापना का प्रावधान था, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था। देखिए, यहीं से जो वायसराय शब्द था उसको हटा दिया गया। अब उस पद का नाम कर दिया गया गवर्नर। याद रखिएगा, जैसे इसके पहले वायसराय शब्द का प्रयोग किया गया था, अब यहां गवर्नर शब्द का प्रयोग आ जाता है। इसे लिखा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? लिखा जाता है ना कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन लिखा जाता है। ये नहीं लिखा जाता स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे। लिखा था? नहीं लिखा ना। तब यहां पद हो गया गवर्नर। याद रखना। तो ये प्रावधान थे, ध्यान रखना। जैसे पद देता है, पहला प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। म्यांमार या बर्मा को इसी एक्ट में या अधिनियम में आजादी देने का प्रावधान किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। इस अधिनियम में 321 धाराएं थी और यही अधिनियम बाद में भारतीय संविधान का मूल स्रोत बना। मूल स्रोत था। लेकिन इसकी आलोचना भी बहुत हुई। आलोचना ये कहा, नेहरू जी ने कहा था, भारत शासन अधिनियम 1935 गुलामी का प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा भारत शासन अधिनियम दास्ता या गुलामी का प्रतीक है। लेकिन खास बात यह थी, जब संविधान भारत में बनने लगा तो भारत के संविधान का लगभग 66 से 70% यही भाग है। यही भाग है भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसकी आलोचना में लिखा था नेहरू जी ने कि यह दास्ता या गुलामी का अधिनियम है। पूछता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि दास्ता या गुलामी का अधिनियम है? नेहरू जी ने कहा था। समझ गए? लेकिन खास बात थी, जब देश आजाद होने के पहले जब संविधान का निर्माण हो रहा था, इसके तमाम प्रावधान आपके संविधान में लागू किए गए। जैसे भारत निर्वाचन आयोग हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। किस देश से नहीं लिया भारत निर्वाचन आयोग? सीएजी पद हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। याद रखिएगा, किसी देश से हमने नहीं लिया है। तमाम ऐसे प्रावधान थे जो इसी अधिनियम के संविधान में शामिल किए गए और इसके लगभग 66 से 70% भाग हमारे संविधान में निहित हैं। समझ रहे मैडम? हाँ, अगर पूछ देता है भारत के संविधान का मूल स्रोत क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा ये अंतिम अधिनियम था जो शासन उद्देश्य के लिए बनाया गया था। इसके बाद जो अधिनियम आता है वो आता है स्वतंत्रता विधेयक 1947। भारत की स्वतंत्रता के लिए अधिनियम 1947। इसी को हम बोलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना। बोला जाता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना
देखिए हुआ क्या था, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को बना था। चूंकि मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत इस उद्देश्य से भेजा गया था कि आपको भारत का विभाजन करना है, क्योंकि अपरिहार्य हो गया। बार बार जो है जिन्ना कहते थे हिंदू मुस्लिम अलग अलग कौम हैं, और जिन्ना ने ही द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया था। कहा हिंदू मुस्लिम कौम अलग अलग हैं, अलग अलग विचार है, अलग अलग रीति रिवाज है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। पहले तो कांग्रेस के नेता इसको टालते रहे, इस वजह से टालते रहे, गांधी का कहना था यदि भारत का विभाजन होगा तो मेरी लाश पे होगा। गांधी अड़ गए कि धर्म के नाम पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भारत विभाजन होगा तो मेरी लाश पे होगा। जब गांधी अड़ गए तो कांग्रेस के लोग तैयार नहीं थे। लेकिन भारत में क्या हुआ, दंगे भड़क गए, खून खराबा शुरू हो गया। इस वजह से गांधी को समझाने के लिए भेजा गया पटेल साहब को। पटेल ने कहा कि रोज रोज की हिंसा से बंटवारा ही हो जाना ठीक है, इस वजह से अपरिहार्य रूप से इस भारत बंटवारे को स्वीकार करना पड़ा। भरे मन से गांधी को भी स्वीकृति देनी पड़ी। जब गांधी ने स्वीकृति दे दी तो ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा कि आप जाइए, विभाजन के लिए एक रूपरेखा को तैयार करिए। और उसके लिए सर रेडक्लिफ को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। रेडक्लिफ, इन्हीं को भारत विभाजन के लिए भेजा गया कि आपको निर्धारण करना है कि कौन सा क्षेत्र भारत में रहेगा, कौन सा पाकिस्तान में रहेगा। इसीलिए जो आप सुनते हैं भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर रेखा का नाम है रेडक्लिफ। इन्हीं को भेजा गया था कि भारत का विभाजन कैसे किया जाए, क्या तरीका अपनाया जाए कि भारत के विभाजन को किया जाए, कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में होगा, कौन सा क्षेत्र भारत में होगा। अब इन्होंने किया, कहा जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उसको पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव दिया। यही माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को बनी। जब यह माउंटबेटन योजना बन गई, इसका विधेयक 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। ब्रिटिश संसद में इसको 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया। इस पर जोरदार बहस हुई थी। उसमें कई ऐसे नेता थे जो भारत के स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे, ब्रिटेन में भी, और उसमें था विंस्टन चर्चिल। चर्चिल ने कहा था भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का विरोध करते हुए कि यदि आज भारत को आजाद किया गया तो जो हमने भारत को एक किया है वो टूटकर बिखर जाएगा। भारत की सत्ता लुच्चे और लफंगों के हाथ में चली। ये कहा, इसका विरोध चर्चिल ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का विरोध किया था। इसी पर उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे डोडो पक्षी की तरह विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि उसके पहले ही तमाम देश जो ब्रिटेन के शासित थे आजाद होते जा रहे थे। 18 जुलाई 1947 को यह विधेयक ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। अब 20 जुलाई को वहां की महारानी एनी ने हस्ताक्षर कर दिए। अब चूंकि 14-15 अगस्त आधी रात को यह विधेयक प्रभावी हुआ, 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे प्रभावी हुआ, तो पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। हमने 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। चूंकि नेहरू ने कहा कि हम 15 अगस्त को ही भारत की आजादी लेंगे, और उस दिन क्या हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, आजादी मिली। माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरित किया।
अब देखिए, इसके पहले ही में संविधान का निर्माण शुरू हो चुका था, संविधान बनने का निर्माण शुरू हो चुका था, क्योंकि यह तय हो गया था कि अब सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। देखिए, संविधान बनाने का विचार जो भारतीय संविधान बनाने का विचार सबसे पहले कौन दिया था? एम.एन. राय ने दिया। ये पूछा आता है संविधान बनाने का पहला विचार किसने दिया था? एम.एन. राय ने दिया। एम.एन. राय ने ही संविधान बनाने का पहला विचार दिया। 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। अगर पूछेगा किसने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा तैयार किया जाएगा, ये गांधी जी ने कहा था। संविधान बनाने का पहला विचार रखने वाले एम.एन. राय थे। 24 में, जैसे 1934 में एक पार्टी थी स्वराज दल, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने संविधान बनाने का एक दर्शन पेश किया। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे स्वराज पार्टी में बेटा, मोतीलाल नेहरू मर चुके थे। 1928 में ही मर गए थे। स्वराज पार्टी ने रखा कि संविधान का, तो देखिए 3 प्रश्न आते हैं। संविधान बनाने का पहला विचार देने वाले एम.एन. राय थे। दूसरा पूछा था किसने कहा था कि संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा ही किया जाएगा? गांधी जी ने कहा था 1922 में। तीसरा, 1934 में स्वराज पार्टी ने ही संविधान बनाने का दर्शन दिया था। क्या बोले? स्वराज पार्टी बेटा गठित हुई थी 1923 में। इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, जिसकी स्थापना इलाहाबाद में हुई थी, प्रयागराज में। यह पार्टी 1934 में बैठक होती है, तो में तमाम इनके नेता थे। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए, तो यह विचार दिया। अब आते हैं, संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। एक मिशन आता है कैबिनेट मिशन। इसका गठन हुआ था 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। इसमें 3 लोग थे। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, सदस्य थे ए.बी. अलेक्जेंडर, और स्टोफर क्रिप्स थे। ये 3 लोग कैबिनेट मिशन में थे, ध्यान रखिएगा। हाँ, 2 सदस्य थे। देखिए, कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि भारत उस समय, क्योंकि शिक्षित कम लोग थे, पढ़े लिखे कम थे, राजनीतिक चेतना का अभाव था, तो कहा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाए। इन्हें डायरेक्ट नहीं कहा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से कुछ लोग मिलकर, और संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ, सभा के लिए जो चुनाव हुआ वो जुलाई से शुरू हुआ, से लेकर अगस्त तक चुनाव हुआ। भारत में पूरे संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई से अगस्त के बीच हुआ। उसमें पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, और कुल 389 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए थे। वो देता है कि जून जुलाई में संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव हुआ
उसमें कितने सदस्य चुनकर आए थे? 389 सदस्य चुनकर आए थे, याद रखिएगा। और 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। जो मानक रखा गया कि 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा का एक सदस्य चुना जाएगा, और यह चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था। पूरे भारत से 389 सदस्य चुने गए। देखिए, संविधान की बैठक जो शुरू होती है 9 दिसंबर 1946 को शुरू होती है। 1946 को शुरू होती है। लिखो मत बेटा, लिखवा देते अभी, लिखो मत, पहले सुनो। ये दिल्ली के सेंट्रल हॉल में इसकी बैठक शुरू हुई थी। सेंट्रल हॉल बैठक शुरू हुई। तात्कालिक अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया। सच्चिदानंद सिन्हा इसलिए पूछता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? देखिए, अस्थाई अस्थाई कोई पहले सुना करो, यहां अस्थाई अस्थाई बात ही नहीं थी। उस समय तात्कालिक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुन लिया गया। चुन लिया गया क्योंकि संविधान के बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई। लेकिन बाद में 2 ही दिन बाद एक प्रस्ताव पेश किया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। देखिए, संविधान की बैठक चल ही रही थी। 14 और 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया। इसी दौरान, संविधान बनने के दौरान ही आधी रात को विभाजन हो गया। जो पाकिस्तानी क्षेत्र से चुनकर संविधान सभा के मेंबर आए थे वो पाकिस्तान चले गए। अब बचे कितने हैं? 299 सदस्य भारतीय क्षेत्र से संविधान सभा के लिए सदस्य बचे थे। 299 सदस्य, और सब पाकिस्तान चले गए। भाई, जो पाकिस्तानी एरिया चुनकर आए थे, इसलिए अंबेडकर पहले पूर्वी बंगाल से चुनकर आए थे संविधान सभा के लिए। लेकिन जब पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा हो गया तो बाद में अंबेडकर को बंबई क्षेत्र में पूरे क्षेत्र से चुनकर आना पड़ा। यही था, क्योंकि पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। हुआ क्या घटना? तो 299 सदस्य संविधान सभा के लिए बचे थे। क्योंकि संविधान में ये 389 सदस्यों में से 15 महिलाएं भी चुनकर आई थी। 15 महिलाएं चुनकर आई थी। लेकिन जब मूल संविधान पर हस्ताक्षर हुआ, वो हुआ 24 जनवरी 1950 को। जो मूल संविधान था उस पर हस्ताक्षर हुआ, तो उस पर हस्ताक्षर किया 284 लोगों ने। संविधान सभा के मेंबरों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, 284, जिसमें 8 महिलाएं भी थी। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल, जो रामपुर घराने की थी। उन्होंने ही मूल संविधान पर जो है मुस्लिम ओर से हस्ताक्षर किया था। 8 महिलाओं ने संविधान सभा पर, यानी कुल 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए हैं। संविधान सभा की जो भी बैठक के चित्र थे, एक चित्रकार नंदलाल बोस ने बनाए। पूछा था संविधान सभा के बैठक के आलेख का निर्माण किसने किया था? उस चित्रकार थे नंदलाल बोस थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार या विधिक लीगल एडवाइजर BN राव को बनाया गया था, जिनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव थे। 29 अगस्त 19 कमेटी बनाई गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था, जो भी बहस हो जाती थी, चर्चा हो जाती थी, उसे लिखने के लिए ये ड्राफ्टिंग कमेटी ही तय करती थी। लिखते थे एक व्यक्ति बहुत चर्चित थे। कौन लिखा था संविधान अपने हाथ से? हाँ, बहुत चर्चित व्यक्ति थे, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को अपने हाथ से लिखा था। ड्राफ्टिंग कमेटी का सिर्फ काम होता था
जो बहस हो जाती थी, बहस के मूल मुद्दों को क्या क्या शामिल करना, यह निर्णय करना होता था। अब चूंकि यह है क्या, देश का जनमानस है, कुछ चीजों को करने के लिए ये लोग इस बात को प्रचारित ज्यादा कर दिया कि संविधान के निर्माता अंबेडकर थे, जबकि संविधान बनाने में बहुत लोगों का योगदान है, हाँ? तो इसलिए कि दलित खुश हो जाए, दलितों को खुश करने के लिए बात को प्रचारित किया गया कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर थे। ऐसा नहीं, संविधान बनाने में बहुत लोगों का योगदान है, समझ गए? उनमें एक दो लोग नहीं थे, ये जो गए थे लोग, जो बड़े लोग जो थे, ये बहुत बुद्धिमान लोग चुनकर गए थे। आज तरह होता अगर संविधान बनाने में ना, तो हो सकता उसी में कुश्ती हो जाती, दंगल हो जाता, मारपीट भी हो जाता। उसमें लड़ने लोग थे, विचारों में मतभेद होना उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। विचार तो आप लोग बैठे हैं, क्या सबके विचार मिलते हैं? नहीं। तो संविधान ऐसा नहीं है, संविधान बनाने में हमारे यहां बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, और उस समय ऐसे लोग राजनेता थे जो देश के लिए सेक्रीफाइस करने का माध्यम रखते थे। वो चाहे अंबेडकर रहे हों, चाहे जो भी रहे हों, जितने भी लोग चुने गए, सभी लोग देश सेवा उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। आज होता तो अपने जाति, अपने धर्म के लिए ही विशेष प्रावधान करते। सभी कानूनों का मूल स्रोत है, जो भी आपने एक्ट पढ़े हैं, अधिनियम पढ़े हैं, सभी संविधान का ही फॉलो करेंगे। अगर कोई अधिनियम संविधान का उल्लंघन करेगा या धारा करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध घोषित कर सकता है। इसलिए कहे थे उस दिन कि आपका जो एक था, क्या कहते हैं उसको, साइबर एक्ट की धारा 66 ने संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। समझ कुछ है? अब हेडिंग डालिएगा, संविधान का निर्माण। हाँ देखिए बेटा, द्वैध शासन की शुरुआत होती है, बहुत पहले हुई थी। जैसे बंगाल में द्वैध शासन लागू किया किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किया था। और लागू कब किया था? 1765 में। द्वैध शासन वहां क्या था उसको भी जान लीजिए। वहां बंगाल के नवाब को बनाए रखा गया था कि नवाब रहेगा, नवाब मुखौटा होगा, शासन करेंगे ब्रिटिश वाले, अंग्रेज। रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम अंग्रेज करते थे। तो यहां इसको कहा गया द्वैध शासन, दोहरा शासन। कहने को तो नवाब शासन कर रहा था, रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे अंग्रेज। यहां द्वैध शासन का अर्थ दूसरा था। यहां जो है, चूंकि सत्ता सारी अंग्रेजों के पास थी, तीनों ने कुछ विषय आरक्षित रखे, आरक्षित ले रखा। उस पर जो काम करेंगे ब्रिटिश सरकार करेगी, उस पर भारतीयों को कोई अधिकार नहीं होगा। कुछ आरक्षित विषय को रखा और कुछ हस्तांतरित विषय रखा, जैसे शिक्षा था, स्वास्थ्य था, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं थे, वो विषय पर भारतीयों को अधिकार दिया गया, उस पर वो काम करें। इसी को कहा गया द्वैध शासन। द्वैध शासन के लिए अलग अलग उसकी परिभाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा। इसी को भारत में या विश्व में जन्मदाता माना जाता लियो कार्टियस को। हाँ, लेकिन संविधान का निर्माण कैसे हुआ? देखिए, संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना पर किया गया। कैबिनेट मिशन योजना पर किया गया। जिसका गठन 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के ही 3 सदस्य थे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे।
कैबिनेट का मतलब ये होता है मंत्रिमंडली समूह, इसलिए जो लिखा है कैबिनेट मिशन। पैथिक लॉरेंस को अध्यक्ष, पैथिक लॉरेंस को अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर और क्रिस्टोफर क्रिप्स को सदस्य बनाया गया। एबी अलेक्जेंडर और क्रिस्टोफर क्रिप्स को इसका सदस्य बनाया गया। और क्रिस्टोफर क्रिप्स को इसका सदस्य बनाया गया। इसी के सुझाव पर जुलाई से अगस्त के बीच, जुलाई से अगस्त के बीच 1946 में उन्नीस सौ छियालीस में 10 लाख जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव किया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव हुआ। हाँ, 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर चुना जाएगा, ये प्रावधान किया गया था। जैसे आज आप देखते हैं कि लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें एक जनसंख्या पर बनाई गई है, समझे बात। जैसे उत्तर प्रदेश में 25 लाख जनसंख्या पर एक लोकसभा की सीट बनाई गई है और लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक विधानसभा की सीट बनाई गई है। 10 लाख से कम ही पर है, 5, 6, 7 लाख में तो ये बनाई गई है। तो ये उद्देश्य था कि भाई भारत से संविधान सभा के कितने मेंबर चुने जाए। लिखेगा 389 सदस्य, 389 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए। जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थे। पंद्रह महिलाएं भी शामिल थे। इन महिलाओं में बेगम एजाज रसूल एक मुस्लिम महिला भी थी। बेगम एजाज रसूल एक मुस्लिम महिला भी थी। एजाज रसूल मुस्लिम महिला थे। भाई उस जमाने में महिलाओं का चुना जाना बहुत बड़ी बात थी। ये 15 महिलाएं जो भी थी वो राजनीति, जो स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाली सब महिलाएं थी। और क्या घर में बैठी महिलाएं तो चुनी जाएंगी, ऐसे लोग, इसीलिए महिलाएं आई। उसमें सरोजिनी नायडू थी, ये राजकुमारी अमृता कौर थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, ये जो बेगम एजाज रसूल थी, ये जो उत्तर प्रदेश पहली महिला मुख्यमंत्री थी, क्या नाम उनका, नहीं वो कौन मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी थी। ये सब चुनी गई थी। ये सब जो है संविधान सभा के लिए मेंबर चुनी गई थी। दूसरा लिखिएगा, भीमराव अंबेडकर पहले पूर्वी बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। पूर्वी बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। लेकिन
भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान हो गया। तूने वह सीट छोड़नी पड़ी। पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान हो गया तो उन्हें वह सीट छोड़नी पड़ी। बंबई प्रांत के पूरे सीट से बाद में अंबेडकर बंबई प्रांत से पूरे सीट से भीमराव अंबेडकर पुनः चुनाव जीतकर संविधान सभा में पहुंचे। संविधान सभा में चुनकर पहुंचे। इतनी